हेलो 12th क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैथ्स चैप्टर नंबर 5। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9। गाइस, ये 5 चैप्टर मिलके आपका एक कंप्लीट यूनिट बनता है जिसका नाम है कैलकुलस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस यूनिट का, जो कि है चैप्टर नंबर 5, एंड इसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Guys, this chapter is related with 11th class chapter number 13। 11th class में आपने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आपको याद होगा उसके दो सेक्शन थे, एक लिमिट्स का और एक डेरिवेटिव्स का। जो लिमिट वाला सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी, जिसमें आप एलएचएल और आरएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करते थे। एंड जो सेकंड एक्सरसाइज थी डेरिवेटिव्स की, दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएबिलिटी। सो आइए आज का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सबसे पहले गाइस मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। इस चैप्टर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 एक ग्रुप में, एक्सरसाइज नंबर 5.2 से लेकर 5.7 तक एक ग्रुप में, एंड एक्सरसाइज नंबर 5.8 एक ग्रुप में। टोटल 8 एक्सरसाइज है गाइस, और एक मिसलेनियस है। मिसलेनियस को भी हमने साइड कर दिया। 1 से लेकर जो 8 एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज अलग कर दो, 8 अलग कर दो, और 2 से 7 का एक अलग कर दो। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल रिलेटेड टू क्वांटिटी। इसमें हमें क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन। सेकंड से लेकर 7th एक्सरसाइज तक हमें क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन। अलग अलग तरीकों के डिफरेंशिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या वैरायटी है डिफरेंशिएशन में, और कैसे करते हैं। 5.8 के अंदर हमें दो थ्योरम्स पढ़नी है। एक का नाम है रोल्स थ्योरम, और एक का नाम है एलएमवी थ्योरम। एलएमवी की फुल फॉर्म है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएमवी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर का मतलब जो ब्रीफ है वो क्या है, तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करके इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक 5.1 व्हिच इज क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन, एक 5.2 से 5.7 तक व्हिच इज डिफरेंशिएशन, एंड एक 5.8 एक्सरसाइज जिसमें दो थ्योरम्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो गाइस, आज का जो ये चैप्टर है हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट से, 5.2 to 5.7, दैट इज डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा, क्वांटिटी के बाद मैं आपको दो थ्योरम्स बताऊंगा, एलएमवी एंड रोल्स थ्योरम। ठीक है बेटा? सो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। सबसे पहले डिफरेंशिएशन को मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। जिनको 11th क्लास का याद है बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को 11th क्लास का याद नहीं है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका डिफरेंशिएशन में बेस नहीं रेडी होगा तब तक आप 12th लेवल का जो डिफरेंशिएशन है, जिसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू कुछ भी, मान लो sin x प्लस 1 है या कुछ भी, व्हाटएवर, कोई भी एक फंक्शन है, आप उसको कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर जो भी वेरिएबल होगा, मान लीजिए x है, तो आप इसको डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है? सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है dy dx। अब यहां पर d का मतलब है डिफरेंशिएट, और अपॉन में जो dx लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लीजिए यहां लिखा होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाता है d बाय dt। ठीक है? तो ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब d बाय dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t का मतलब d बाय dt, और इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपने क्या करा, जो ये फंक्शन है इसको करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि LHS में भी d by dx लग गया, और RHS में जो भी दिया होगा यहाँ पर उसके साथ क्या लगेगा, dy।
जब मैं y के साथ dy dx लगाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा dy by dx, और यहां पर जो भी फंक्शंस होंगे उसके साथ dy by dx बन जाएगा। ये जो y से dy by dx बन गया, इस dy by dx को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y। तो बेसिकली इस यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन मोटिव है वो क्या है कि हमें किसी भी गिवन फंक्शन के क्या फाइंड करने हैं, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव के क्या होते हैं? ऑर्डर्स होते हैं। जैसे अगर मैंने मेन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करा तो मुझे dy by dx मिल गया, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो जो नेक्स्ट डेरिवेटिव मुझे मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में, उसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव एक ऐसा मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो nth डेरिवेटिव, मतलब कितने भी डेरिवेटिव हम चाहें तो इसके निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन के बारे में क्या समझ रहे हो कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, और हमें उसका क्या मिल जाता है? डेरिवेटिव, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं dy by dx। मान लो अगर आपको y इक्वल टू समथिंग दे रखा था, आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको y डैश भी लिख सकते थे, और इक्वल टू में क्या करते हैं आप? dy by dx ऑफ जो भी दे रखा। तो आप चाहें तो y डैश भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो dy by dx भी लिख सकते हैं, और हम y1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है? y डैश लिखो, y1 लिखो, dy by dx लिखो, इन तीनों का एक ही मीनिंग है, और ये तीनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है सिंबल नोटेशन, जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, गाइस आप बीच बीच में पॉज करके नोट कर सकते हैं। अभी तक मेरे हिसाब से कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगे तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है? बीच में आप पॉज कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। अब नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं, तो नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का एक बेसिक रूल। ये मैं 11th क्लास में भी बताता हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता किसी भी रीजन से, तो वो आप पढ़ सकते हैं बेसिक रूल। बेसिक रूल डिफरेंशिएशन का क्या होता है? If there is a sign of plus or minus between each term, then we can differentiate each term separately by using its formula. However, in case of multiply or divide, we have to apply some rules like product rule, quotient rule, and chain rule. Guys, this is the base of differentiation. अगर आपने इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन में 110% कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही, या फिर आप फॉर्मूले ठीक से लर्न नहीं कर रहे, तो फिर तो डिफरेंशिएशन आप समझ लो आपने शुरू से ही खराब कर दिया। मैं आपको आज डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, एक बात मैं बहुत ध्यान से बोलने जा रहा हूं, आप सभी अपने कान खोल के और दिमाग खुला रखिए और इसको सुनिए। इफ genuinely you want to score well in maths 12th क्लास में, आप चाहते हैं कि आपके भी 95 above मार्क्स आए। कुछ बच्चों को हंसी आ रही होगी, लेकिन कई बच्चे होते हैं जैसे वो 50-60 में घूम रहे होते हैं, तो उनको ये बात सुन के लग रहा होगा कि सर हमें कहाँ आने 90। बेटा ऐसा नहीं होता, सभी स्टूडेंट्स में कैपेबिलिटी होती है। माना कि कुछ बच्चे जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो उस लेवल पे स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो औरों के लिए डिफिकल्ट होती हैं, वो उन बच्चों को भी जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेशन कर लेते हैं सर के कहने पे, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिए। गाइस 12th क्लास का अगर पूरा सिस्टम डगमगाता है, खराब होता है, जिन बच्चों का जिनके स्कोर अच्छे नहीं आते, 50-60 में रह जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये होता है कि वो कैलकुलस नहीं समझ
संभाल पाते। कैलकुलस में क्या आता है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर मिलके जब 100 मार्क्स का पेपर होता था तो ये 5 चैप्टर मिलके 44 मार्क्स के आते थे, और अभी पेपर हो गया 80 मार्क्स का, तो ये इन चैप्टर की जो वेटेज है वो अराउंड 35 मार्क्स के आसपास आ चुकी है, ठीक है। बट 35 आउट ऑफ 80 एक बहुत बड़ा स्कोर होता है, और ज्यादातर बच्चे कैलकुलस नहीं संभाल पाते, इस कारण से उनका 12th का स्कोर खराब होता है। दूसरी बात, जो कैलकुलस है उसके बिना आप कोई एंट्रेंस क्लियर ही नहीं कर सकते। अगर आपका कैलकुलस बहुत ज्यादा वीक है तो आपके लिए किसी भी एंट्रेंस को क्लियर करना आफ्टर 12th बहुत मुश्किल है, और वहीं से आपका करियर का एक स्टार्टअप होता है। तो बच्चों के पास ऑप्शन घूम फिर के क्या बच जाते हैं, कुछ घटिया कॉलेज जो बीबीए वगैरह इधर उधर से करा रहे होते हैं, और वहां पर भी वो 40,000, 50,000, 1 लाख सीट्स देने के लिए ले रहे होते हैं, और बच्चे वहां भागते हैं, ठीक है बेटा। सो अगर आपको ये रास्ता चूज करना है, स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं जो अभी तक मैथ्स को उतना सीरियस नहीं ले रहे, सबके लिए नहीं बोल रहा ये बात मैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 12th में एक अच्छा स्कोर आप अचीव करें, तो आप एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, आपने डिफरेंशिएशन से लेकर पूरे एंड तक कैलकुलस तक कहीं पर भी अपने आप को मिसगाइड नहीं करना। आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जो जो मैं बातें बता रहा हूं सिर्फ उसको अच्छे से सुनना है और फॉलो अप करना है। अगर आप इतना काम करेंगे तो आपका कैलकुलस का बेस कभी भी खराब नहीं होगा। कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको प्रिपरेशन लेवल पे रखनी पड़ती हैं, जैसे कि फॉर्मूलेस। अगर आप फॉर्मूले से ही दूर भागने लग गए तो फिर तो गाइस ये वो वाली बात होगी कि आप चैप्टर जितना मर्जी पढ़ लो, जब आपको फॉर्मूले लर्न ही नहीं हो रहे तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी चैप्टर्स होंगे इनके फॉर्मूलेस तो आपको लर्न अच्छे से करने ही करने हैं, ठीक है। और जो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से एक एक बात ध्यान से सुननी है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। सो आप ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन का एक बेसिक रूल है, वो क्या कहता है, if there is a sign of plus or minus between each term, then we can differentiate each term separately by using its formula. However, in case of multiply or divide, we have to apply some rules like product rule, quotient rule and chain rule. इस बात का मतलब क्या है वो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, पहले आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए आराम से। गाइस आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि y इक्वल टू दिस, और आपको फाइंड क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको समझना ये है कि जो भी आपको y दे रखा है, जिसे हम एक फंक्शन बोलते हैं, अगर इसके बीच में जितनी भी टर्म्स यूज हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 4 टर्म्स यूज हो रही हैं, हर टर्म के बीच में जो साइन है वो क्या दिख रहा है आपको, या तो माइनस दिख रहा है या प्लस। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है कि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप इसका डेरिवेटिव अलग कर सकते हो, इसका अलग कर सकते हो, इसका अलग और इसका अलग, यानी कि आप सबके इनके सबके कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूलेज मैं आपको भी लिस्ट दूंगा, वहां से लर्न करके आप सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपकी बार 2 फंक्शन दिख रहे हैं आपको, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको साइन क्या दिख रहा है, कोई भी साइन नहीं दिख रहा, मतलब मल्टीप्लाई दिख रहा है। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जो इसका फॉर्मूला होगा डेरिवेटिव का वो लगाया, जो इसका फॉर्मूला होगा डेरिवेटिव का वो लगाया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। इसमें हमें कोई ना कोई रूल लगाना पड़ता है, मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल, डिवाइड है तो क्वोशिएंट रूल, और एक जगह और लगता है चेन रूल। वो कब लगता है कैसे, वो मैं आपको अभी सब सिखाने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो एक तो होगी ये बात, और अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे कुछ फॉर्मूलेस देने वाला हूं, फिर उसके बाद हम आज कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल क्या है और चेन रूल क्या है वो अच्छे से सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो इसे नोट करिए आप, अगर करना है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस रिकॉल कर लेते हैं, ये आपको नोट कर रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां लिखा है fx और y एक ही चीज होती है, और ये है उसका डेरिवेटिव। तो अगर x टू द पावर n कोई भी पावर हो सकती है, 2, 3, 5 फ्रैक्शन में भी हो सकती है, तो इसका डेरिवेटिव होगा n आगे आ जाता है और x की पावर n-1, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, अंडर रूट x का 1/2 रूट x, log x का 1/x, e टू द पावर x का e टू द पावर x, sin का cos, cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec cot, cot का माइनस cosec स्क्वायर,
साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का माइनस, आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूले सेम है, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसमें प्लस रहेगा इसमें माइनस, जिसमें भी को दिखेगा ना आपको वहां माइनस में आएगा। tan इनवर्स का ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cot इनवर्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो सिर्फ माइनस आ गया, बाकी सेम है। sec इनवर्स x का 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो cosec इनवर्स x इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसके ऊपर माइनस लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले आप ये 18 फार्मूलाज अच्छे से अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि यही आपका बेस है डिफरेंशिएशन का। जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं है क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं सकते, तो पहले इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन के थ्रू डिफरेंशिएशन का एक बेस तैयार करेंगे, जिसके अंदर हम मिक्स वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, जहां हम प्रोडक्ट रूल भी सीखेंगे कब लगता है और कैसे लगता है, क्वेश्चन रूल भी सीखेंगे और चेन रूल भी सीखेंगे। इतना करने के बाद दो चीजें हो जाएंगी, पहला आपका बेस ऑफ डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेट हो जाएगा अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो। दूसरा, एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 एंड 5.4 ये दो एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। आप होमवर्क में सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे, आपसे हो जाएंगे, और सिर्फ दो क्वेश्चन अलग होंगे, वो मैं आपको भी बता दूंगा कौन से हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो दो एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएंगी इस बेसिक क्वेश्चंस के बाद, और प्लस आपका डिफरेंशिएशन का बेस भी रेडी हो जाएगा। तो आइए मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया कि इफ y is equal to 4 sin x minus 7 log x plus 11 find dy by dx, ये आपका क्वेश्चन है y और आपको dy by dx फाइंड करना है। गाइस 12th क्लास में ऐसे क्वेश्चन भूल के भी उम्मीद मत कर लेना कि आएंगे, ये तो सिर्फ हम अभी 2 का टेबल सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि बिना 2 से लेकर 10 तक के टेबल पढ़े हम 11 के टेबल स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये करना बहुत जरूरी है आपको, इसलिए ध्यान से समझना। आपको y इक्वल टू समथिंग दे रखा है, आपने dy by dx निकालना है। सबसे पहला स्टेप होता है, जो भी आपको y दे रखा है आप उसको नोट करो। नोट करने के बाद आप इसको लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मतलब है इसका? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है दोनों साइड dy by dx लग जाएगा। तो y के साथ dy by dx लगाओ तो dy by dx हो जाएगा, और इस पूरे के साथ dy by dx लगाना है तो ये पूरा ब्रैकेट में लिख के होल dy by dx कर दो। इतना करने के बाद dy by dx जो लेफ्ट साइड में वो तो हमें फाइंड करना ही था। अब मेन काम रहेगा इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के लिए आपने याद करा किसे? बेसिक रूल को। बेसिक रूल ने बोला था कि अगर हर टर्म के बीच में प्लस या माइनस होगा तो ये dy by dx का मतलब डेरिवेटिव होता है। ये सबका अलग अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर फॉर्मूला। तो अगर इस dy by dx को मैं सबके साथ अलग अलग चलाता रहूं तो सबसे पहले मैं किसके साथ लेके आऊंगा? इसके साथ। इसमें 4 क्या कहलाएगा? गाइस इस 4 में और इस 11 में फर्क बता सकते हो क्या? आप देख सकते हो 11 जो है वो बिल्कुल सिंगल टर्म है, इसके साथ x वाली कोई टर्म नहीं है, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। इस 4 को हम कांस्टेंट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये क्या है? 4 कोफिशिएंट है। और अगर अलग से कहीं 7 लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। जैसा कि हमने फॉर्मूले की लिस्ट में पढ़ा, आप देख सकते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन अगर किसी का कोफिशिएंट 4 है तो आपने 4 को कुछ नहीं करना, सेम लिख देना है, और खाली डेरिवेटिव किसका करना है? इस फंक्शन का, जो कि sin x, और sin x का क्या होता है? cos x। तो मतलब 4 अपनी जगह पे पड़ा रहेगा और sin का cos हो जाएगा। बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, ये मानते हुए पढ़ा रहा हूं कि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर वो ये ढंग से पढ़ ले तो डिफरेंशिएशन में भी मास्टरी की जा सकती है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको फोकस करा तो 4 सेम रह गया, साइन का कितना होता है? cos। नेक्स्ट टर्म माइनस की है, माइनस लगा दिया। 7 कोफिशिएंट है, इसको सेम लिख दिया, और log x का फॉर्मूला क्या था? 1/x। फिर प्लस लगा दिया। 11 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है? 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 cos x minus 7/x। दिस इज इक्वल टू dy by dx। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही सिंपल था। हम कुछ बातें सीख रहे हैं इसलिए ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अदरवाइज इन क्वेश्चंस की हमें जरूरत नहीं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया y is equals to root x
प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गया। अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड में फंक्शन दे रखा है उसकी होल पावर 2 है और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लग सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे जैसा कि यहाँ करा था क्वेश्चन लिखने के बाद, आप पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये कैंसिल, तो y कितना बन जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 2। अब बारी आती है इसको क्या करने की, डिफरेंशिएट करने की। लेकिन पहली चीज तो आप ये देखो कि जितनी भी टर्म्स हैं सबके बीच में प्लस है, तो रूल के हिसाब से dy/dx सबका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर x है तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, x स्क्वायर करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब 2x की पावर 1 यानी कि 2x बन जाएगा। x 3 होगा तो 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम करके 2 कर देंगे। x 4 होगा तो 4 आगे आ जाएगा x3। ये तो आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से। लेकिन अगर यही सब चीज अपॉन में आ जाए 1/x, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 को सेम रख दो x का 1 को सेम रख दो x स्क्वायर का 2x, 1 को सेम रख दो इसका 3x स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर ऊपर कांस्टेंट है और नीचे x की कोई भी पावर आ जाए तो आपको डिफरेंशिएट करने से पहले, जैसे मान लो 1/x स्क्वायर है तो आप इसको ऊपर ले जाके x की पावर -2 करेंगे और फिर इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाती है, मतलब -2 में से -1 करो तो -3 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये 1/x है और x की पावर कितनी है 1, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सॉल्व कर लिया, ये ऊपर जाके x की पावर -1 हो गया और ये +2। अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आ जाएगा dy/dx और यहां dy/dx किसका आ जाएगा, इस पूरे का होल। और जब मैं अलग अलग सबका डेरिवेटिव करूंगा, अलग अलग क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि बीच में साइन क्या दिख रहा है, प्लस का, प्लस और माइनस में हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। x का 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो -1 आगे आया और x की पावर जितनी भी है उसमें से एक -1 कर दो, तो -1 में -1 करो -2 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके लिख दूं तो ये तो 1 था, -1 और x की पावर -2 को अगर अपॉन में ले जाओ तो प्लस की 2 बजेगी पावर, ये आंसर है। सिंपल, ये है बेसिक क्वेश्चन। अभी और चलेंगे और बेसिक क्वेश्चन के थ्रू आप एक डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या है, बेस क्या है वो रेडी कर पाओगे, ठीक है बेटा, नोट करो इसको। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया y = 4x³ + 1/x²। मान लीजिए आपको इसका क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है, ठीक है। डिवीजन में अगर आपको ये देखना है कि क्या ये सिंप्लीफाई होके इसका आप डिवीजन खत्म कर सकते हो तो आपको कोई रूल नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका डिवीजन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो फिर आपको कोई ना कोई रूल लगाना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ x² को दोनों के साथ अलग अलग कर दूं तो इस x² से कट के क्या बचेगा, ये तो बचेगा 4x और 1/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -2। तो अब मुझे बताइए नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जैसे कि हम अभी तक कर रहे थे। तो अब आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy/dx हो जाएगा और जब इसका dy/dx करेंगे तो 4 कोफिशिएंट है सेम रहेगा, x का 1 और इसका करेंगे तो -2 आगे होके इसकी पावर -1 कर देंगे तो -3, तो 4 - 2/x³ इसका आंसर है। सिंपल। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन आ गया y = √x ब्रैकेट में 5x + 4। अब आपने देखा कि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। और हमने जो बेसिक रूल पढ़ा था वो हमें क्या कह रहा था कि जब तक डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है हम उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई रूल लगाना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा होता है कि जिसको सिंप्लीफाई करके खत्म किया जा सकता है और नॉर्मल प्लस माइनस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे डिवीजन था, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा। अब बताओ यहाँ पर कहीं डिवीजन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। ऐसे ही कुछ मल्टीप्लिकेशंस भी ऐसे होते हैं जिनको अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो फिर वहां पर मल्टीप्लाई बचता ही नहीं है, यानी कि किसी रूल की जरूरत
नहीं बचती। तो अगर मैं इसको रूट एक्स को मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 5x रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, x रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर 1 है और ये इनटू में x की पावर हाफ है। तो जब बेस सेम होते हैं पावर अलग होती है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो x रूट x को अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो कितना बन जाएगा x टू द पावर 3/2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पर मैंने लिख दिया 5x टू द पावर 3/2 और रूट x को क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब बताइए कहीं पर भी मल्टीप्लाई बचा, नहीं बचा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहां बन जाएगा dy/dx और इधर 5 कोफिशिएंट है, सेम हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे यानी कि 3/2 आगे और जो भी लिखा है 3/2 उसमें से -1 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो x की पावर 1/2 प्लस 4 सेम 1/2 आगे और x की पावर 1/2 -1 जो कि कितना आ जाएगा, सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूं -1/2। तो फाइनली क्या बचेगा 15/2 के साथ x की पावर हाफ, ये कैंसिल होकर 2 बच जाएगा, x की पावर माइनस। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है। ये तो बात हुई बेसिक क्वेश्चन की जहां पर कोई भी रूल नहीं लगा। और आपके मन में, कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर जब डिवीजन को भी हमने खत्म करके बेसिक क्वेश्चन बना दिया, मल्टीप्लिकेशन को भी खत्म करके बेसिक बना दिया, तो फिर तो हमें कोई प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल की जरूरत ही नहीं है। हर क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट और डिवीजन है उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे बेस्ड है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया y = x² sin x। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप इसको कुछ भी कर लो, सिंप्लीफाई करके दिखा दो। x² sin x को आप मल्टीप्लाई की फॉर्म से खत्म करके प्लस माइनस में कन्वर्ट करके दिखाओ। आप कहोगे सर हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्योंकि ये खत्म नहीं हो सकता तो यहां पर हम क्या करेंगे, यूज प्रोडक्ट रूल। यानी कि हर वो क्वेश्चन जहां पर दो फंक्शन क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वहां हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, आप d/dx निकाल रहे हो किसका, u into v का। u और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उसका d/dx कर रहे हो, तो फॉर्मूला कहता है u सेम रख दो एक बार, v का dv/dx कर दो, फिर प्लस v सेम रख दो, इनटू में u का du/dx कर दो। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, तो एक को u मानना है, एक को v, और ये वाला फॉर्मूला बनाना है। तो गाइस ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, कि आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना। अब मैं सीधा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूं। आप सीधा लिखोगे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ dy/dx लगा दोगे एज यूजुअल, जैसा कि आप पहले करते थे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये तो dy/dx सेम रह जाएगा जैसा कि हर बार रहता था इनमें भी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने देखा ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब मान लो किसी बच्चे से यहाँ क्या गलती हो सकती है, उसके दिमाग में प्रोडक्ट रूल नहीं आया, उसने दोनों तरफ d/dx लगाया, ये तो d/dx बन गया। जब इसका d/dx वो सॉल्व कर रहा था तो पहले उसने x² का करा 2x, फिर sin x का करा cos x और ये आंसर लिख दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। रीजन इज दैट क्योंकि x² sin x में x² का 2x होता है बिल्कुल ठीक, sin x का cos x होता है ये भी ठीक, लेकिन क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि अगर ये मान लीजिए x² प्लस sin x होता, क्या होता ये x² प्लस sin x होता, और फिर मैं x² का 2x लिखता, प्लस का प्लस करता और sin का cos करता, तो यही आंसर बिल्कुल ठीक माना जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये चीज अलाउ नहीं होती, बिल्कुल गलत माना जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपको क्या लगाना है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना। प्रोडक्ट रूल लगाना कैसे है, मान लो ये u है, जो x² दिख रहा है, मन में मान लो ये u है और ये v है, तो अगर u into v के आगे d/dx हो तो कैसे सॉल्व होता है, u सेम लिख दो, मतलब x² सेम लिख दो, d/dx किसका कर दो, sin x का, फिर प्लस v सेम लिख दो, यानी कि sin x को सेम लिख दो, और d/dx कर दो u का, यानी कि x² का। समझ में आ रहा है ना कैसे फॉर्मूले में पुट अप किया। तो इसको सॉल्व कर दो, x² सेम sin x का cos x, sin x सेम x² का 2x, तो फाइनल आंसर क्या बन गया, x² cos x प्लस 2x sin x, ये आंसर।
तो प्रोडक्ट रूल से हमने इसका आंसर निकाला, जो कि अगर हम डायरेक्ट कर देते तो गलत हो जाता, 0 मार्क्स। समझ में आया आपको? तो अभी तक आपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे, उसके अलावा प्रोडक्ट रूल क्या है और कैसे लगता है वो भी देखा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन रूल और चेन रूल क्या है उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल आप इसे नोट करिए जल्दी से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए अब की बार एक क्वेश्चन ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x। अब की बार ये क्वेश्चन आ गया, आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और आप कुछ भी करके इनका डिवीजन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन से तब खत्म होता है अगर नीचे एक सिंगल टर्म हो, जैसे ये। इस केस में क्या कर सकते हैं, साइन को दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे भी डबल टर्म है और ऊपर भी डबल टर्म है तो आप इसका डिनोमिनेटर मतलब डिवीजन फॉर्म खत्म नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल कैसे लगता है, मान लीजिए आप d/dx निकाल रहे हैं किसका, u अपॉन v का। तो फॉर्मूला क्या है, v सेम, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम, और ऊपर वाले u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u सेम, अब v का डेरिवेटिव, और होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल। हालांकि सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भूल चुके होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लापरवाही दिखाते हैं, 11th में उतने अच्छे से नहीं समझा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि 12th क्लास का आपका बेस खराब ना हो, इसलिए मैं इतना डीप में जा रहा हूं। तो आज का लेक्चर मेरा इसी पे बेस्ड है। तो अगर मैं इसमें ये चीज अप्लाई करूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसके बाद ये वाला स्टेप है। तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx, और यहाँ dy/dx ऑफ दिस होल। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले पूरे को u मान लो और नीचे वाले पूरे को v मान लो, और इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले कहता है v को सेम करो। v कितना है, 1 माइनस sin x। तो 1 माइनस sin x सिंगल टर्म है या डबल टर्म है, आप कहेंगे सर डबल टर्म है, दो टर्म्स हैं इसमें, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और इनटू में क्या हो रहा है, u का डेरिवेटिव, u कितना है 1 प्लस sin x, तो d/dx ऑफ 1 प्लस sin x कर दो, फिर माइनस लगा दो ये वाला। अब u को सेम लिखना है, तो 1 प्लस sin x को सेम लिख दो ब्रैकेट में, और v का डेरिवेटिव करना है, तो v कितना है, 1 माइनस sin x, तो d/dx ऑफ 1 माइनस sin x कर दो, होल डिवाइड में v का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। गाइस एक बात और ध्यान रखनी है, कुछ बच्चों के बेसिक कमजोर होते हैं, तो मैं उनको बार बार रिकॉल करूंगा ये बातें। जिस भी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन रूल लगाते हो, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, v का स्क्वायर। आपको एक बात 100% याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में जब आप इसका स्क्वायर करते हो, अगर यहाँ कोई आइडेंटिटी बन रही है, लाइक a माइनस b होल स्क्वायर या a प्लस b होल स्क्वायर, कोई भी आइडेंटिटी बन रही है, तो आपने उसको ओपन नहीं करना। न्यूमिनेटर को छोड़ना नहीं है, डिनोमिनेटर को कुछ कहना नहीं है। डिनोमिनेटर सेम रखना होता है हमेशा क्वेश्चन रूल में, और न्यूमिनेटर को पूरा सिंपलीफाई करना होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस sin x को सेम लिखा। अब जब मैं d/dx कर रहा हूं इसका मतलब मैं इस पूरे का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कितनी टर्म्स हैं, दो, बीच में साइन कितना है, प्लस का। तो आपने क्या सीखा था अभी बेसिक रूल में कि प्लस में हम अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करूं तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और साइन का कितना हो जाएगा, cos x। ठीक है बेटा, इधर आ जाते हैं, ये सेम लिख दो, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं स्टार्ट। तो 1 का फिर से 0 हो गया, और माइनस लगा के साइन का cos हो गया, होल अपॉन में इसको मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज चुपचाप लिख देंगे। अब 0 प्लस cos x तो cos x ही होता है, तो यहां बच गया 1 माइनस sin x के साथ cos x, और अगर ये देखें तो ये माइनस cos x हो जाएगा, और इस माइनस को अगर इस माइनस के साथ मिला दें तो प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस sin x के साथ हो गया cos x, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब ये सिर्फ सिंपलीफाई हो रहा है, डेरिवेटिव का काम इस स्टेप के बाद खत्म हो चुका है। यहाँ डेरिवेटिव जो करना था हमने कर लिया, अब सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहूं तो cos x कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस sin x प्लस 1 प्लस sin x बच रहा है, और होल अपॉन में 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल करो, तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस 1 2, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो ये आपने क्या अप्लाई करा यहाँ पर, क्वोशिएंट रूल। दो रूल सीख लिया आपने, एक प्रोडक्ट रूल और एक क्वोशिएंट रूल।
अब जो चेन रूल है वो इससे थोड़ा हैवी है। सो आज के लेक्चर में मैं आपको प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल तक ही बताऊंगा, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए जिसका भी बेस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चेन रूल बताते हुए 5.2 और 5.4 हम खत्म करेंगे जल्दी से, और फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन का जो बाकी काम है, जो मेन काम है, जो 12th क्लास में पूछा जाता है, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।